Hello students, welcome to you all on official YouTube channels of Sanskaram group of schools. Student, today we are going to discuss our democratic politics chapter 3 electoral politics of class 9th. Student, as the name suggests of this chapter, electoral politics, it means in this chapter we are going to discuss the election policy of a democratic nation. पर्टिकुलर हमारे अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे. So student, you know that in modern democracies people choose their representatives, and we have representative democracy in the current our modern world. So we choose our representative through elections. So elections are necessary for any democracy because it is not possible for a large population so that they can sit in particular place and take all the decision directly, because not everyone has so much time and not everyone has such type of ability to take decision. So in this chapter we are going to understand how electoral competition among parties serve the people and what makes an election democratic. And after this we are going to distinguish democratic elections from non-democratic elections. And after reading all these discussions we are going to look at the each stage of the election in our nation, in our country, and further we are going to discuss what should happen and what does not happen in the elections. And after all this discussion we are going to assess whether the election in India are free and fair, and what is the role of election commission in ensuring free and fair election. So how the elections are conducted in our country, why there is a need of election, what are elections, all such of types of answers you will get in this chapter. So student, let us start the reading of this chapter, electoral politics. Student, सबसे पहले we are going to see a clip, news clip. ये एक न्यूज़ पेपर की क्लिप है जो हमें 1987 के इलेक्शन की एक छोटा सा सीन, एक इवेंट है, उसको डिस्कस कर रही है. तो हम क्यों पढ़ें इसको. ये एक छोटी सी हमारे को एक इलेक्शन की घटना का डिटेल में हमें ये एक्सप्लेनेशन है जो सिर्फ हमें ये समझा रहा है कि इलेक्शन क्यों होते हैं. इलेक्शन के द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं. करंट गवर्नमेंट को अगर हम चेंज करना चाहें तो वो हो जाता है, और गवर्नमेंट को चेंज करना चाहें वो हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करते हैं वो हो जाता है. जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे लिए कुछ प्रॉमिसेस करते हैं. आफ्टर दैट हम उनको ध्यान से सुनते हैं, उनको कैंपेनिंग करनी पड़ती है, लोगों को अपने विचार बताने पड़ते हैं. लोग यदि उनसे सहमत होते हैं तो उन्हें वोट करते हैं. आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे हैव टू रियलाइज देयर प्रॉमिसेस, उनके अपनी प्रॉमिस पूरे करने पड़ते हैं. और यदि वो सरकार काम करने में असफल रहती है, जनता के वादों पर खरी नहीं उतरती, तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग फिर से अपनी सरकार बदल देते हैं. तो अल्टीमेटली जो इलेक्शंस हैं वो क्या करते हैं, प्रतिनिधि चुनने का, सरकार को बदलने का, प्रतिनिधि को भी रिप्लेस करने का जनता के समक्ष एक विकल्प, जो एक चॉइस है, वो प्रोवाइड कराते हैं. चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं. पहले क्लिपिंग ही पढ़ते हैं हम. दिस द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, कि रात के आधी रात के बाद का समय हो चुका था. एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग ऑन द पास्ट 5 hours इन ए चौक ऑफ द टाउन इज़ वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम. एक उम्मीद भरी जो हमारी जनता है वो बैठी थी किसी चौक पर अपने नेता की आने की आशा के अंदर. द ऑर्गेनाइजर अश्योर एंड रीअश्योर्ड द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट. द क्राउड स्टैंड अप whenever a passing vehicle come that way. It arouses hope that he has come.
और जो वहाँ पर जो सभा हो रही थी किसी चौक पर, लोग वहाँ बैठे थे लीडर के वेट में, तो आयोजक बार बार कह रहे थे कि नेता आने वाला है, आने वाला है, और वो बेचारे पिछले 5 घंटों से उस लीडर की वेट कर रहे हैं। और जैसे ही कोई गाड़ी वहाँ आकर रुकती तो वो एकदम से उठ के देखते कि नेता तो नहीं आ गया। ये देखिए, आधी रात से ज़्यादा का समय हो चुका है। इट मीन्स इलेक्शन के अंदर जो सभाएं हैं, लोगों से मिलना जुलना है, वो कितना आवश्यक है। द लीडर इज़ मिस्टर देवीलाल, वो नेता थे मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, हु वाज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। ये मंगलवार की रात थी जब करनाल में उन्हें किसी सभा को संबोधित करना था, और वो हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ थे। चौधरी देवीलाल जी के बारे में मैं बता दूं आपको, वो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके, हरियाणा के सीएम भी थे, और हमारे करंट जो डेप्यूटी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उनके परदादा भी थे। ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे सीएम हैं, उनके फादर थे वो, और बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए बेहतरीन नेता। The 76-year-old leader, he was at the time 76-year-old, is a very busy man these days, क्योंकि चुनाव हो रहे थे, कैंपेनिंग चल रही थी, वो जनता से मिल रहे थे, तो वो बहुत व्यस्त थे। His day starts at AM and end after 11 PM. 8 से रात के 11 बजे तक कहीं जाकर उनका दिन चलता था। He had already addressed 9 election meetings since morning. वो उस दिन 9 से के करीब जो चुनावी सभाएं उनको संबोधित कर चुके थे। Been constantly addressing public meeting for the past 23 months and preparing for this election. वो पिछले 23 महीनों से इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अर्थात कि इलेक्शन कब होना है उससे 1-2 साल पहले ही विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज इस काम में लग जाती हैं और वो अपनी रूपरेखा बनाना शुरू कर देती हैं, जनता तक अपनी पहुंच बनाना शुरू कर देती हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या हुआ आगे। This newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. 1987 के समय कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी। उस वक्त सीएम चौधरी बंसीलाल जी होते थे। तो ये उस वक्त का एक घटना है जिसके अंदर जो चौधरी देवीलाल जी हैं वो भी अपनी एक विचारधारा लेकर इस इलेक्शन में आए थे। The state has been ruled by Congress party-led government since 1982. Chaudhary Devilal, then an opposition leader, led a movement called Nyay Yudh Struggle for Justice and formed the new party Lok Dal. चौधरी देवीलाल ने एक नई पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था लोक दल, और उन्होंने इस संघर्ष में जो ये चुनाव था इस दौरान उन्होंने कहा कि हम न्याय के लिए युद्ध कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं जस्टिस के लिए। हिज पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन, और इन चुनाव में उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन किया इन द इलेक्शन कैंपेन और चुनाव अभियान में। देवीलाल सेड दैट इट वाज हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, यदि उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, तो उनकी जो पार्टी है, उनकी जो सरकार है, वो छोटे बिजनेसमैन और फार्मर्स यानी कि किसानों के कर्जे माफ़ कर देगी। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और उन्होंने वचन दिया कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो सबसे पहले यही काम करेंगे। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, लोग उस समय की जो सरकार थे उससे नाराज़ थे। दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस, और ऊपर से बाहर आपको पता है कि जो हरियाणा है वो एक किसानों का प्रदेश है, या पर्टिकुलर जाट नहीं हम कह सकते, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो खेती करते हैं, ये कृषि प्रधान राज्य है, गरीब लोग बहुत हैं यहाँ पर। सो दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोक दल एंड इट्स अलाइज, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर लोक दल और उसके जो गठबंधन दल है उनको वोट किया। लोक दल एंड इट्स पार्टनर वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट इन द स्टेट असेंबली। उस वक्त इस इलेक्शन में बीजेपी ने समर्थन किया था चौधरी देवीलाल जी का, तो 60 सीटें जो हैं वो चौधरी देवीलाल जी की पार्टी को मिली थी और 16 सीटें बीजेपी को मिली थी उस वक्त हरियाणा में। इसीलिए उन्होंने कहा कि पार्टनर्स वोन 76। Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats.
कांग्रेस को कुल 5 सीटें मिली। हरियाणा राज्य की विधानसभा है उसमें 90 सीटें हैं, यानी कि 90 एमएलए चुने जाते हैं, तो जिसमें से मेजॉरिटी है वो 45 के बाद ही शुरू हो जाती है, यानी कि 50%। लेकिन यहाँ तो वो क्लियर मेजॉरिटी 60 के साथ आए थे। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस, जैसे ही चुनाव की रिजल्ट की घोषणा हुई, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज द लीडर। और जो उस वक्त के सीएम थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और देवीलाल जी हैं वो एमएलए के लीडर चुने गए, यानी कि सीएम बन गए हरियाणा के। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। 3 days after the election result were declared, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loan of small farmer, agriculture laborers and small businessmen. As per his promise, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, किसानों के और छोटे जो दुकानदारों के कर्जे थे। His party ruled the state for 4 years. अगले 4 साल उन्होंने शासन किया। The next election were held in 1991, but this time his party did not want popular support. लेकिन अब की बार उनकी पार्टी को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। So many how reasons? The Congress won the election and formed the government. Again Congress won the election और फिर से उन्होंने सरकार बनाई। तो हमने इस घटना से क्या देखा कि चुनाव के द्वारा जनता है वो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करने की पावर रखती है। अपने रिप्रेजेंटेटिव जो उसके सामने अपने वादे प्रस्तुत करते हैं उनको पूरा करती है। तो इस सब के लिए क्या है, चुनाव आवश्यक है। वाई देयर इज़ नीड ऑफ इलेक्शंस। अब हम यही चीज़ आगे करेंगे। वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें चुनावों की आवश्यकता क्यों है। मेन बात कि हमें अपने प्रतिनिधि चुनने हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि चुनेंगे तो वो करेंगे क्या हमारे लिए, वो सरकार बनाएंगे, सरकार का नियंत्रण करेंगे, काम करेंगे, कानून बनाएंगे, नीतियाँ बनाएंगे। इसका मतलब चुनाव के द्वारा हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, हम अपने शासक चुनते हैं। वी नीड दिस। तो अगर हम ऐसा सोचें कि कोई ऐसा देश है जहाँ इलेक्शन हो ही ना, तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपकी क्लास का मॉनिटर, एक टीचर ने कहा दिया आके ये बच्चा आपका मॉनिटर होगा, तो क्या वो आपको इजीली अडेप्ट हो जाएगा? आपको लगेगा कि ही इज़ द गुड मॉनिटर, आप उसको दिल से एक्सेप्ट करोगे? या आपकी टीचर आपको बोले कि बेटा आप स्टूडेंट जिसको मॉनिटर बनाना चाहते हैं प्लीज़ उस बच्चे का नाम लीजिए, देखिए उसको मॉनिटर बनाया जाएगा। वो बच्चा भी खुश होगा और आपके अंदर भी लगेगा कि यस यू आर द पार्ट ऑफ दिस क्लास एंड आपकी ओपिनियन भी एक वैल्यू रखती है और आपका ट्रस्ट उस मॉनिटर के अंदर होगा। तो सेम थिंग इज़ एज द सिटीज़न, यही नागरिकों के साथ होता है कि जब वो चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, तो उनके अंदर अपने देश की सरकार के प्रति एक ट्रस्ट की भावना उभरती है और साथ ही एक नागरिक होने का गर्व वो अनुभव करते हैं कि यस आई हैव अ से इन माई गवर्नमेंट, इन माई नेशन, मेरा भी हक है इसके अंदर। तो ये चीज़ें, इन सब चीज़ों की पूर्ति करता है चुनाव। वाई डू वी नीड इलेक्शंस? Election take place regularly in any democracy. There are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. But why we do need elections? Let us try to imagine a democracy without election. A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. स्विट्ज़रलैंड जैसा देश है जहाँ की आबादी 2-2.5 लाख है तो वहाँ पॉसिबल हो जाता है, लेकिन अमेरिका और भारत जैसा देश जहाँ 130 करोड़ की पॉपुलेशन है ये सब पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, देयर इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी, नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज people rule through their representatives. Is there a way of selecting representative without elections? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience. कि आयु के आधार पर, आपके अनुभव के आधार पर यदि हम किसी का चयन कर ले तो, नॉमिनेट कर दे तो किसी को, कोई ऐसा सिस्टम हो जाए तो, और a place where they are chosen on the basis of education or knowledge.
ज्ञान के आधार पर, शिक्षा के आधार पर कोई चयन हो जाए तो देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। तो ये कौन निर्धारित करेगा कि बेहतरीन ज्ञान किसके पास है, अधिकतम अनुभवी कौन है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज क्लियरली, सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। अगर ये सब चीज़ें सुलझ जाती हैं तो चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी, क्योंकि मुद्दा वही आ जाता है, हमारा देश तो एक लोकतांत्रिक देश है और जहाँ भी लोकतंत्र होगा वहाँ जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी, ये तो उसका बेसिक आइडिया है। हाउ डू वी फाउंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, कैसे पता लगाएं कि लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव पसंद है या नहीं है। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल, कि ये प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु आर द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो उनको नहीं चाहते वो उनको बदलना चाहते हैं, कैसे पता चलेगा। दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म, इसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है। बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज दैम इफ़ दे विश टू डू सो। इसके लिए क्या चाहिए कि वो अपने प्रतिनिधि चुन सकें एक रेगुलर इंटरवल पर, उनको बदल सकें यदि वो चाहे तो। दिस मैकेनिज़्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन, और यही सिस्टम, यही तंत्र चुनाव कहलाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्शन। अब स्टार्ट करेंगे इसको ए से। A mechanism by which people can choose their representative at regular interval and change them if they wish to do so is called election। ये आपकी इलेक्शन की डेफिनेशन निकल कर आती है, यहाँ से अंडरलाइन दीज लाइन्स। Therefore election are considered essential in our times for any representative democracy। तो आज की जो हमारी आधुनिक लोकतंत्र है, जहाँ प्रतिनिधि व्यवस्था चलती है, वह चुनाव एक महत्वपूर्ण कदम है। देर इन एन इलेक्शन द वोटर वेक मैनी चॉइसेस, किसी भी जो चुनाव है उसमें जो मतदाता है वो विभिन्न चीज़ें विकल्पों में को चुनते हैं। कौन कौन से, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर देम, they can choose who will form the government and take major decision, they can choose the party whose policies will guide the governmental law making। क्योंकि चुनाव में आज हम अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते, जब हम एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसका मतलब है कि हम उस पार्टी की विचारधारा को अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। यदि आज मोदी की सरकार है तो लोग मोदी को लाइक नहीं कर रहे, मोदी की पार्टी की विचारधारा को लाइक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको वोट दिया, वो हमारे प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो एमपीज़ के लीडर हैं। जो पार्लियामेंट में एमपी का, रूलिंग पार्टी के एमपी का लीडर होगा वो पीएम होगा, जो स्टेट के अंदर रूलिंग पार्टी के एमएलए का लीडर होगा वो सीएम होगा, और उसकी पार्टी को वोट मिले हैं, उसकी पार्टी की विचारधारा को वोट मिले हैं। तो इसका मतलब लोग चाहते हैं कि किस विचारधारा से देश चले, वो उसी विचारधारा वाली पार्टी को मेजॉरिटी से जिताते हैं। तो लॉ बनता है वो चुनते हैं, जो डिसीज़न लेता है, पॉलिसी बनाते हैं उनको चुनते हैं, और जिस पॉलिसी से देश जनता चलाना चाहती है उस पार्टी को भी वोट वो करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इलेक्शन आ गया कि इलेक्शन होता क्या है, और इलेक्शन वाई देयर इज़ अ नीड इलेक्शन, ये हमारे पास 3 पॉइंट उसका आंसर आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि व्हाट आर द मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि किन चुनावों को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, उसकी लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या हैं। तो हम चैप्टर 1 के अंदर ये बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन लिख भी चुके हैं, तो इसीलिए हम इसको फिर से शॉर्ट टर्म में इसको रिकॉल करते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड, कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, but most non-democratic countries also hold some kind of election. How do we distinguish democratic election from any other election? एक लोकतांत्रिक चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव से हम कैसे अलग करेंगे। We have discussed this question briefly in chapter 1. We discussed many examples of countries where elections are held, but they can't really be called democratic election। कौन सा, मैक्सिको वाला, चाइना वाला, एस्टोनिया वाला, फिजी वाला, अरब वाला, जिम्बाब्वे वाला, ये सब इलेक्शंस हमने देखे जहाँ कहीं ना कहीं इक्वल वोट नहीं है, चीटिंग हो रही है, रेगुलर इंटरवल
पर हो रहा है तो मसल पावर काम कर रही है, तो इसका मतलब इन इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिकली नहीं कह सकते। हमने कंडीशन भी देखी उसके अंदर। Let us recall what we learned from there and start with a simple list of the minimum condition of democratic election। ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट कि what are the minimum conditions of a democratic election। So first point is it is start from everyone। Everyone should be able to choose, which means that everyone should have one vote and every vote should have equal value। हर एक व्यक्ति को मत का अधिकार हो, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए और सभी की वोट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। लेट अस कंटिन्यू। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। चुनने के लिए कोई हो तो सही। चाइना की तरह सिंगल पार्टी रूल होगा तो किसको चूज़ करें, है ही नहीं कुछ। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस ऑफ द वोटर्स। Third, the choice should be offered at regular intervals. Election must be held regularly after every few years. Fourth, the candidate preferred by the people should get elected. Fifth, election should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish। कि कैंडिडेट है जो जनता जिसको चुनती है उसके हाथ में पाकिस्तान की तरह उसके ऊपर मिलिट्री मत बिठाओ, उसी को पावर दे दो जिसको चुना है। रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन स्वतंत्र होने चाहिए और चीटिंग नहीं होनी चाहिए, मनी मसल पावर नहीं होनी चाहिए। दीज माइट लुक बी वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन। देखने में ये शर्तें बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी आसान लगती हैं, बट देर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। हम पढ़ चुके हैं ये सब चैप्टर 1 में। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशन टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर कंट्री टू सी इफ़ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि वेदर इलेक्शंस इन आवर कंट्री आर डेमोक्रेटिक और नॉट डेमोक्रेटिक। पर पहले अभी हम चुनाव के बारे में देखते हैं। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? कि एक क्वेश्चन होता है कि दिमाग में आता है कि क्या चुनाव जो एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है ये सोसाइटी के लिए सही है? तो देखा जाए तो भारत जैसा एक देश जहाँ बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है, डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, कल्चरल, रीजनल, रिलीजियस भी, लिंग्विस्टिक भी और न जाने क्या क्या, वहाँ पर जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज़ादी देते हैं तो विभिन्न विचारधाराओं में लोग बढ़ते हैं, गुटबाजी होती है, दंगे फसाद होते हैं इन राजनीतिक दलों की वजह से, समाज बंटता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल जो कंपटीशन है दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, ये समाज में लोगों को बांट रहा है। पर अल्टीमेटली एंड में हम जाके देखते हैं कि कुछ तो ऐसा हो कि जो लोग राजनीति में आते हैं, चाहे वो स्वार्थवश आए चाहे वो देश के हित आए, उनको मोटिवेशन किस चीज़ से मिलेगा, प्रेरणा किस चीज़ से मिलेगी? तो प्रेरणा तो केवल एक ही चीज़ दे सकती है, वो है लोगों की कंसेंट। कि यदि आप अच्छे नेता हैं, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप चुनाव में पावर के लिए क्यों ना खड़े हो रहे हो, जनता आपको फिर से देगी ना पावर, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। और यदि आप अपने लिए ही कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जनता आपको चुनाव में हरा देगी। यानी कि आपने काम नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा, आपने जनता के लिए काम किया तो आपको वोट मिलेगा। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति को पावर चाहिए, चौधर चाहिए, ठीक है, उस व्यक्ति को समाज के लिए काम करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब चुनाव कहीं ना कहीं समाज के लिए बेहतर हैं, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं जनता की सेवा करने के लिए। यदि आपको पावर में रहना है तो पब्लिक वेलफेयर करना पड़ेगा। सो लेट अस डिस्कस rapidly. Elections are thus all about political competition. This competition take various forms. The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it take the form of competition among several candidates. एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र। अब आप पूछेंगे ये निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? चुनाव के लिए हमारे देश को एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से नहीं, सिर्फ चुनाव के पर्पस से नंबर ऑफ वोटर्स के अकॉर्डिंग कई एरिया में बांटा गया है। एक एरिया से एक ही प्रतिनिधि चुनकर आगे
विधानसभा में या लोकसभा में जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र, उस एरिया को निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, जो पर्टिकुलरली नंबर ऑफ वोटर्स के आधार पर तय होता है। और ये नंबर ऑफ वोटर्स अलग अलग इलेक्शन के समय में अलग अलग होते हैं। लोकल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूंसी छोटा होता है, एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी उससे थोड़ा बड़ा होता है, और एमपी का और भी ज़्यादा विशाल होता है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत सारे एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। इसका मतलब एमपी का दायरा बड़ा होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस, क्योंकि इलेक्शन तो होता ही है कंपटीशन के लिए कि कौन आगे आएगा। तो बेटा यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे देश के अंदर ब्रिटेन से आइडिया लिया गया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, कि जो पोस्ट पे पहले आएगा वही निर्वाचन। इसका मतलब कि आपके पास 5, 10, 15, 20, 25 कितने भी कैंडिडेट हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब वोटिंग होगी तो उसमें जो हाईएस्ट फर्स्ट पोजीशन पर जो आएगा वही विनर माना जाएगा। ये आइडिया हमने ब्रिटेन से लिया है। और हमारे यहाँ जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो इस पद्धति से नहीं होता है, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, जो हम आगे चलकर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी केवल इसी के बारे में रहता है। ये एनटीएससी के नज़रिए से मैंने आपको बताया। बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है वो सही है? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन में हैज़ मैनी डीमेरिट्स, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन है, ये चुनावी प्रतिस्पर्धा, इसमें कुछ कमियां भी हैं। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनिज्म इन एवरी लोकेलिटी। अंडरलाइन दिस, ये मेजर पॉइंट है कि लोगों के अंदर मतभेद लाता है, गुटबाजी बढ़ाता है ये। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लीगल लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। एक दूसरे के ऊपर झूठे दोषारोपण लगाते हैं। कभी केजरीवाल किसको बोलता है, कभी मोदी किसको बोलता है, कभी राहुल गांधी किसको बोलता है, कभी कांग्रेस का प्रवक्ता किसको बोलता है, और देश की जो समस्या है उनके बारे में कोई नहीं बोलता है। ये चीज़ है कि डर्टी पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं। Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say that this pressure to win election fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. जो रियल में काम होता है वो पॉलिसीज़ होती है वो तो रुक जाती है और यही सब चलता रहता है। Some good people, और कुछ अच्छे लोग who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. और कुछ अच्छे लोग जो इस एरिया के अंदर ईमानदारी से आना चाहते हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो गंदी चालों में घिसना नहीं चाहते। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, और हमारे संविधान के निर्माताओं को इस समस्या का पता था। येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन इलेक्शन एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स। इसीलिए उन्होंने ये फ्री कंपटीशन सिस्टम रखा लीडर्स को चूज़ करने का। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन। उनको पता था भविष्य में यही सबसे बढ़िया तरीका होगा। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पोलिटिकल पार्टीज सॉरी लीडर्स नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिज़ायर टू सर्व देम। यदि एक आदर्श समाज की रचना करें ना तो नेता का काम होता है देश का सेवा करना। लीडर भी यही बोलते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये आइडियल वर्ल्ड की बात हो रही है। पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड, बट दिस इज़ नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं होता। लाइक अदर प्रोफेशनल्स आर पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय अ डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर्स। ये जितने भी नेता राजनीति में आते हैं ये अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आते हैं। इनको समाज और देश से कुछ लेना देना नहीं होता है। दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्फ। उन्हें अपने लिए क्या चाहिए होता है? पावर चाहिए होती है। वो उनको लगता है कि उन्हें पावरफुल बनना है, पैसे वाला बनना है, अपने आप को ज़्यादा बड़ा करना है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on the sense of duty. हाँ, वो लोगों की सेवा करते हैं, देश के काम भी करते हैं चूँकि लीडर है, पर हम प्योरली उस पर रहें कि ये नहीं प्योरली आए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है।
Beside, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. और यदि वो रियल में देश लोगों की सेवा करना भी चाहते हैं तो वो एक्चुअल में करेंगे क्या, बेहतर क्या है, इसको कौन बताएगा? समझ गए आप? हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? इसको रियल लाइफ सिचुएशन से हम कैसे जोड़ें? वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। एक तरीका तो ये है कि हम उनका ज्ञान और उनका चरित्र सुधारें। कौन लीडर अपना चरित्र हमको सुधारने देगा? वो हमारा ही सुधार देगा। The other and the more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. दूसरा तरीका है जो बिल्कुल सही और बेस्ट तरीका है, जो वास्तविक भी है, कि वो राजनीतिक नेता जो जनता की सेवा करते हैं उन्हें इनाम दिया जाए, जो नहीं करते उन्हें दंड दिया जाए। Who decide the रिवार्ड और पनिशमेंट? तो डिसाइड कौन करेगा? जनता के लिए काम कर रहे हैं ना, तो जनता को ही तो निर्धारण करने दो। द सिंपल आंसर इज द पीपल। अंडरलाइन दिस इज व्हाट इलेक्शन कंपटीशन डज। एक चुनावी प्रतिस्पर्धा करती ही यही है। अंडरलाइन द नेक्स्ट लाइन। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंटेंसिव इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। ये जो रेगुलर इलेक्शन कंपटीशन है, यानी कि जो एक निर्धारित समय पर जो हमारे चुनाव होते हैं, ये नेताओं के लिए एक क्या होते हैं, लालच की तरह होता है। दे नो, उनको पता है, इफ़ दे रेज इशू दैट पीपल वांट टू बी रेज, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। कि यदि वो जनता जो चाहती है वो काम करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, तो जनता उनको वोट देगी अगले चुनाव में। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। और यदि उन्होंने जनता की सोच के अनुसार काम नहीं किया, वो फेलियर हो गए, तो जनता उन्हें चुनेगी नहीं। तो इसका मतलब, सो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिज़ायर टू बी इन पावर इवन व्हेन, देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द नेशन पीपल। इसका मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर वो सिर्फ राजनीतिक सत्ता में आना चाहती है और इसलिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, देश का सेवा से, समाज सेवा से कुछ लेना देना नहीं है, तब भी उन्हें लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर में रहना है तो वोट लेनी पड़ेगी, और बिना काम करे वोट तो नहीं होता है। दिस इज़ अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। ये ठीक वैसा ही है जैसे बाजार काम करता है। Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customer. यदि कोई व्यापारी अगर चाहता है, कोई दुकानदार चाहता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, तो उसे उपभोक्ता की सेवा करनी पड़ेगी, उसको बेस्ट सर्विस देनी पड़ेगी, बेस्ट क्वालिटी का माल देना पड़ेगा। इफ़ ही डज़ नॉट, यदि वो चीटिंग करता है, मिलावट करता है, अच्छा नहीं बोलता, अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेचता है, द कस्टमर विल गो टू द सम अदर शॉप। कस्टमर दूसरी दुकान पे चला जाएगा। ठीक वैसे ही तो आप हार जाएंगे, दूसरे लीडर को वोट दे दी जाएगी। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन मे कॉज डिवीजन एंड सम अगलीनेस, बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। ठीक उसी तरह से ही पॉलिटिकल जो प्रतिस्पर्धा है, भले ही ये समाज में बंटवारा लाती है, इसका कुछ गंदा रूप भी देखने को मिलता है, चुनाव में दंगे वंगे भी हो जाते हैं, लेकिन ये राजनीतिक दलों को जनता की सेवा करने पे विवश करती है। ये दो कार्टून हमारे इसी चीज़ को दिखा रहे हैं कि जो हमारा लीडर है ये प्रॉमिस का, देखिए रोटी है, ललचा रहा है वोटर को, और इधर से हमारा नेताजी हैं वो उल्टे लटके पड़े हैं, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं। तो वोटर बोलता है मेरे पास वोट है कि तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा, तुझे मुझे कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा, तो मैं तुझे वोट दूंगा, नहीं तो नहीं। Student, this is the end of the part 1 of our this video, this chapter. If you like my explanation, please like my video, and if you want to like it, subscribe it, और कोई और पर्टिकुलर चैप्टर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।